अच्छा, हाँ, आज हम टॉपिक डिस्कस करें वो यूजेस का टॉपिक नंबर 2 है। पुराने कोर्स सिलेबस के लिहाज से देखा जाए तो वर्क एंड एनर्जी है। इसका वर्क, एनर्जी एंड पावर, तीन हमने आर्टिकल इसके अंदर कवर करने होते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है वर्क का। वर्क आपके पास क्या होता है? सपोज कर लें कि जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और आपने उसको किसी भी प्लेस किया हुआ ग्राउंड के ऊपर, आपने उसके ऊपर फोर्स लगा ली F, और ये जो बॉडी आपके पास है ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो फिर आप बोलेंगे कि ये वर्क परफॉर्म कर रहा है। यानी आप इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, applied on a body and it covers displacement in the direction of the force, then work is said to be done। तो पहले डेफिनेशन आपके पास हो गई। अब अगर हम इसका फार्मूला लिखना चाहते हैं तो वर्क का फार्मूला आपके पास होता है W इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये आपके पास एक और डेफिनेशन बन जाती है कि डॉट प्रोडक्ट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का हो तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? वर्क हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास अगर इसका फार्मूला लिखना चाहते हैं मज़ीद, तो इसी फार्मूले से पहले आप इसकी यूनिट बना लें। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट इसकी क्या बन जाएगी? फोर्स की होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। जिसको हम लिखेंगे दिस इज इक्वल्स टू वर्ड जूल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि इससे जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इसके नेचर के लिहाज से बात करना चाहेंगे तो नेचर अगर आप बात करते हैं तो नेचर आप, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा आपको क्या क्वांटिटी दे रहा होता है? स्केलर क्वांटिटी दे रहा होता है। तो इसका मतलब है जो वर्क हमारे पास होगा वो क्या बन जाएगा? स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। अब ये सपोज कर लें कि मेरे पास एक मास m है और आप इसको बिट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं। सपोज कर लें कि मेरे पास ये जो फोर्स लग रही है वो कुछ इस तरह से लग रही है इसके ऊपर कि लेट से इधर से द फोर्स इसके ऊपर लग रही है। आप इसको नाम दे, लेट हमारे पास फोर्स F है, एंड जो बॉडी आपके पास डिस्प्लेस हो रही है वो इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है। ये लेट हम कर देते हैं कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट D आपके पास आ जाएगा। अब देखिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट की किसी एंगल के ऊपर लग रही है, ना तो ये पैरेलल है आपका परपेंडिकुलर बन जाता है, ना तो ये एंटी पैरेलल है, बल्कि आप समझे किसी भी एंगल के ऊपर ये फोर्स लग रही है। तो देखिए जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे फोर्स को कंपोनेंट्स में यहाँ से, तो ये बनेगा आपके पास क्या? F साइन थीटा बन जाएगा, और ये जो आपके पास कंपोनेंट बनेगा इसको आप बोलेंगे ये क्या है? F कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो जब आप वर्क का फॉर्मूला लिखते हैं तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? आपके पास आएगा एफ एक्स इंटू डी। क्यों? कि आपके पास जो एफ एक्स कंपोनेंट है दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमारे पास जब डॉट प्रोडक्ट में ओपन करते हैं तो हमने फोर्स का या पहले वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना होता है जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होता है। तो हमारे पास क्या बनेगा? वर्क इज इक्वल टू क्या बनेगा? एफ कॉस थीटा इनटू आपके पास क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। यानी आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वर्ड, ये बन जाएगा एफ डी कॉस थीटा बन जाएगा। तो ये मेरे पास एक फार्मूला आ जाएगा वर्क डन का। इन केस आपके पास कब लग सकता है ये? कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कोई एंगल बन रहा हो थीटा, तो हम इसे कहेंगे कि ये तब आपने फोर्स लगा दी इसके। ठीक, अब इसी की केस के ऊपर फर्दर हमने बात करनी है। तो अगर आप नेक्स्ट मूव करते हैं तो हम इसकी यूनिट्स के लिहाज से बात करें तो जो पास पेपर में क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे आए हैं इसके, तो यूनिट्स के लिहाज से हम बात कर लेते हैं और फिर मैं इसके फार्मूले के ऊपर आऊँगा कि इससे क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। देखिए यूनिट्स हमारे पास इसके क्या हो सकते हैं? वर्डन के मैं ऑर्डरिंग फॉर्मेट में इसको लिख देता हूँ ताकि याद रखना आपको आसानी हो। क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन ऑर्डर के लिहाज से पूछा आ जाए पेपर में
तो वो भी आपको आता। सबसे पहले आपके पास जो यूनिट होती है वो होती है किलोवाट आवर। फिर आपके पास दूसरी यूनिट होती है उसको हम कहते हैं कैलोरीज। और थर्ड जो आपके पास यूनिट होती है उसको हम कहते हैं जूल। फोर्थ यूनिट आपके पास जो वर्क की हो सकती है वो है अर्ग। और लास्ट में जो आपके पास है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब जो हमारे पास कन्वर्जन्स हैं वो भी आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास किलोवाट आवर होता है ये बराबर होता है 3.6 मेगा जूल के। 1 कैलोरीज जो होती है वो होती है 4.18 जूल के बराबर होती है। एंड 1 जूल इज इक्वल्स टू, मैं इसको कह सकता हूँ कि 1 जूल इज इक्वल्स टू ये होता है 10⁻+7 अर्ज के बराबर होता है। और 1 अर्ज का अगर आप लिखना चाहते हैं तो 1 अर्ज जो होता है दिस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7 जूल बराबर होता है। एंड जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इसको जब आप लिखेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ये कन्वर्जन भी आपने याद रखनी है। फिर आपने ये भी याद रखना है कि अगर इनमें से पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट, तो याद रखिए जो हमारे पास ये हमारा जूल है इसको हम कहते हैं कि ये बेसिकली क्या है, इज दी एसआई यूनिट आ जाती है। और बाकी सारे जितने भी हैं वो अदर यूनिट्स में काउंट हो जाएंगे। फिर सबसे जो बड़ी यूनिट अगर आपसे पूछे जाए तो वो याद रखें कि आपके पास जो बिगर यूनिट होती है वो की किलोवाट आवर होती है। और जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इसके साथ आप लिख लें कि इट इज़ दी स्मॉलर यूनिट। फिर एक और चीज़ भी याद रखना है कि अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन सारे यूनिट्स में से सबसे जो कमर्शियल यूनिट यूज़ की जाती है वो कौन सी है, तो याद रखें कि किलोवाट आवर जो होती है वो हमारे पास कमर्शियल यूनिट होती है। और क्योंकि हमारी बिलिंग फॉर्म में जितनी भी आ रही होती हैं वो सारी इसके फॉर्म में आ रही होती हैं। तो अगर मैं ऑर्डरिंग आपके सामने लिखता हूँ तो ऑर्डरिंग भी आपने याद रखना है कि कौन सी बड़ी यूनिट है सबसे, कौन सी छोटी है। तो सबसे बड़ी यूनिट आपके पास आ जाती है इसको आप कहेंगे किलोवाट आवर, ये सबसे बड़ी यूनिट होगी। दिस इज़ ग्रेटर देन कैलोरीज, दिस इज़ ग्रेटर देन जूल, दिस इज़ ग्रेटर देन अर्ज एंड दिस वन इज़ ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आपके पास एक ऑर्डरिंग शेप में आ गई कि यूनिट्स को आपने याद रखना है कि कौन सी बड़ी आ जाती है कौन सी छोटी यूनिट्स आ जाती है। अब आ जाए हमारे पास जो फॉर्मूला था, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एज आपका था वर्क इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, ये हमारे पास फार्मूला था। अब इसी फार्मूले के बेस के ऊपर देखें तो मैं लिख सकता हूँ कि मैक्सिमम जो वर्क है वो कब परफॉर्म हो सकता है। तो अच्छा, मैक्सिमम फोर्स आपके पास कब लग सकती है। एक चीज़ याद रखनी कि यहाँ जो फोर्स की बात हो रही है, अब सारे के सारी बात हमारे पास यहाँ पे कौन सी है, कांस्टेंट फोर्स की बात हो रही है। तो हम जितने भी फोर्स को यहाँ वर्क को डिस्कस करेंगे वो हमारे पहले कांस्टेंट फोर्स के लिहाज से डिस्कस करेंगे, अगले आर्टिकल में हम वेरिएबल फोर्स की तरफ चले जाएंगे। अब ये सपोज कर लें कि मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास m है और आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई टुवर्ड द राइट साइड, और ये बॉडी डिस्प्लेस भी हो गई टुवर्ड द राइट साइड। इसका मतलब ये पैरेलल हो गए दोनों एक दूसरे के। तो जब पैरेलल के केस होता है तो पैरेलल के केस में थीटा आपके पास कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो जब आप फॉर्मूला लगाएंगे इसके ऊपर W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, सो ये बनेगा एफ डी कॉस ऑफ 0 डिग्री बन जाएगा। तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू वर्ड एफ डी बराबर आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो एफ डी जो आपके पास आ रहा है ये एक हमारे पास मैक्सिमम फोर्स को इंडिकेट करता है। कैसे पता चलेगा, आगे हम मिनिमम फोर्स को भी डिस्कस करेंगे कि भाई मिनिमम फोर्स आपके पास कितना हो सकता है। ठीक, चले नेक्स्ट हमारे पास इसी फार्मूले से अगर मज़ीद हमसे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं तो वो आपको किस तरह से याद रखनी है वो ज़रा देख लें। देखिए वर्क हमारे पास है, हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि वर्क के मज़ीद पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती है। तो सबसे पहले आप देखें, हमने कहा कि पहले केस में डिस्कस किया कि मैक्सिमम फोर्स नंबर 1। देखिए अगर हमारे पास थीटा लेस देन 90 डिग्री हो जाए, हम फार्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास फार्मूला है W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। ये फार्मूला ज़हन में रखना है, हम इसी फार्मूले से चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं।
सेकंड केस हो सकता है कि अगर हमारे पास थीटा बिटवीन किसके हो जाए 90 डिग्री एंड 180 डिग्री हो जाए, ये हमारे पास दूसरा केस बन जाएगा। और थर्ड केस में आपके पास हो सकता है, अगर मैं कहूँ कि थीटा जो आपके पास है वो 90 180 के दरमियान हो गया, तो लास्ट केस हम इसका डिस्कस करते हैं कि ज़ीरो वर्क आपका कब कब हो सकता है। ठीक है, अब देखें, जब थीटा आपके पास लेस देन 90 डिग्री हो, जैसे हमने वहाँ पे 0 डिग्री पुट किया, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू हमें परफॉर्म करके देगा, ये आउटपुट हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होगा। ठीक है, इस केस में अगर मैं बात करूँ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री था, तो थीटा 0 डिग्री के ऊपर आपका जो वर्क हो रहा था वो किसके बराबर था, एफ डी के बराबर था। अगर मैं 90 और 180 के दरमियान पुट करता हूँ, सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास लेट से हम कहते हैं कि लेट थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है, तो जब आप इसको पुट करेंगे तो ये बनेगा W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉज ऑफ 180 डिग्री। सो कॉज 180 बराबर होता है -1 के, ये बनेगा W इज इक्वल्स टू माइनस एफ डी बन जाएगा। तो ये हमारे पास कब होगा, नेगेटिव वर्क आपके पास आ जाएगा। ठीक, यानी दिस इज दी नेगेटिव मैक्सिमम वर्क आ जाएगा। और जो आपने ये लिखा हुआ था W इज इक्वल टू एफ डी, इसको आपने लिखा हुआ था, तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज दी पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क आपका होगा। अब आज हमारे पास थर्ड केस की तरफ, जो हमारे थर्ड केस है वो क्या है, ज़ीरो वर्क केस है। तो ज़ीरो वर्क कब आपके पास हो सकता है वो भी याद रखना है आपने। देखिए, मैं शॉर्टकट की फॉर्म में लिखता हूँ कि अगर एफ डी कॉस थीटा में मैं एफ इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दूंगा, तो तब आपके पास वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप डिस्प्लेसमेंट को 0 पुट कर दें, तो तब भी आपके पास वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए ना, जब बॉडी के ऊपर फोर्स ही नहीं लग रही तो वर्क 0 हो जाएगा। अब बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0, जैसे दीवार के ऊपर आप पुश करते हैं दीवार को, तो बेटा फोर्स लगा रहे हैं दीवार के ऊपर लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं हो रही, तो वर्क आपका 0 हो जाएगा। और थर्ड केस आपके पास क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो इस केस में W इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 के केसेस के लिहाज से आपने ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और जहन में रखनी है आपने। सपोज कर लें कि आपसे क्वेश्चन आ गया, लेट्स से एक MCQ आपसे पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मैक्सिमम वर्क, कौन सा इसमें से आपका मैक्सिमम वर्क इंडिकेट करता है। सपोज कर लेता हूँ बेटा, मैं आपको वैल्यूज प्रोवाइड कर देता हूँ। ये आपके पास है लेट्स से 100 जूल, बीटा ऑप्शन इज लेट्स से हम कहते हैं -200 जूल है, चार्ली ऑप्शन आपके पास है 1500 जूल है, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है -1800 जूल है। तो इसमें याद रखें कि सबसे जो मैक्सिमम वर्क आपका हो जाएगा, अगर मैं इसको 2000 कर देता हूँ लेट से, तो सबसे जो मैक्सिमम वर्क जो वैल्यूज आपको दे रहा है वो 2000 है, साथ में नेगेटिव लिखा हुआ है। तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, है तो ये मैक्सिमम वर्क, तो इसके लिहाज से जो हम ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे, जो हमारे पास MCQ है उसमें सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम वैल्यू आपको दे रहा है वो 2000 दे रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये इंडिकेट करता है किसको, नेगेटिव मैक्सिमम वर्क को इंडिकेट कर रहा है। अब ये चीज़ याद रखनी है। देखें, अगर हमारे पास सपोज कर लें कि इफ़ थीटा इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, तो आपका क्या हो जाता है, मैं लिख देता हूँ, थीटा इज़ इक्वल्स टू अगर 90 डिग्री हो तो वर्क आपके पास क्या होता है, 0 होता है। लेकिन थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री हो तो आपके पास वर्क की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और पॉजिटिव वर्क क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, गेन इन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से अगर मैं थीटा सपोज कर लें कि 90 डिग्री से ग्रेटर हो रहा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है तब वर्क की वैल्यू आपके पास क्या आती है, नेगेटिव, जैसे हमने यहाँ पे पुट किया। तो ये बेसिकली आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है लॉस इन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, और लॉस इन एनर्जी मीन्स कि अगर आप किसी भी फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं या फ्रिक्शनल फोर्स वर्क परफॉर्म किया जा रहा है, तो उस केस में आपका जो वर्क होता है वो क्या बन जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक, तो ये आपका नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके याद रखने हैं।
नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं बेटा। हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर सपोज कर लें क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछ लिया जाए कि अ पर्सन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, अ पर्सन इज मूविंग horizontally keeping block on head। अब ये पास पेपर का क्वेश्चन है। देन वर्क इज इक्वल्स टू व्हाट। ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, सपोज कर लें आपको दिए जाते हैं एफ डी, सेकेंड आपके पास आ जाता है एफ डी स्केयर डिवाइडेड बाई 2, चार्ली ऑप्शन आपके पास है एफ डी स्केयर, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है लेट से 0 है। तो देखें आपने सिर्फ क्वेश्चन को फोकस करना है। क्वेश्चन ये है कि सपोज कर लीजिएगा आपके पास एक बंदा है जिसने जो ब्लॉक है वो हेड के ऊपर रखा हुआ है और वो डिस्प्लेस हो रहा है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हो रहा है। कीपिंग ऑन हेड, इसका मतलब है अगर मैं इसकी बात करूं तो जो हमारे पास वेट होगा इस ब्लॉक का तो वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, एंड दिस इज इक्वल टू वर्ड एफ जी के बराबर होगा। तो यहाँ पे एंगल आपके पास क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो आपको पता है कि जब मैं लिखूंगा W इज इक्वल टू एफ जी डी इंटू क्या बन जाएगा कॉज ऑफ 90 डिग्री। सो कॉज 90 बराबर होता है 0 के, सो वर्क विल बी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन बन जाएगी वो क्या बनेगी, करेक्ट ऑप्शन इज द डेल्टा ऑप्शन विच इज 0। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं कि सपोज कर लें कि मेरे पास एक बॉडी है, अगर मैं यहाँ पे नोट की फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आपको ये भी याद रहे, पास पेपर में इसके सवाल पूछे गए हैं। अगर वो कहता है कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो 0 होता है। ये पहला आपने याद रखना है पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपने याद रखना है कि वर्क डन बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द पेंडुलम, उसके केस में वर्डन क्या होता है, 0 होता है। थर्ड आपने याद रखना है वर्डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, वो वर्डन भी क्या होता है, 0 होता है। क्यों, वजह क्या है इसमें, क्या क्योंकि हर टाइम के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा होता है, वो 90 डिग्री बन रहा होता है। सपोज कर ले मैं यहाँ से बात कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, अगर मैं पहले बात को समझाना चाहूँ तो अगर आप सेंटीपिटल फोर्स के केस में बात करते हैं तो सेंटीपिटल फोर्स के केस में आपने देखा होगा कि हमारे पास एक बॉडी है जो कि वो मूव कर रही है किसी सर्कुलर पाथ में। तो उसके लिहाज से जब आपके पास हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए ये सपोज कीजिएगा कि ये मेरे पास एक बॉडी है जो कि सर्कल में मूव की जा रही है, ठीक है। और आपने देखना है कि यहाँ पे इसका वर्डन कितना हो जाएगा। अगर एक बॉडी आपके पास सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है, सपोज कर लें इस तरह से पाथ फॉलो कर रही है, तो आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होता है। और डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस यहाँ पे बिल्कुल टेंजेंट टू द सर्कल होता है। एंगल यहाँ पे क्या बनता है, 90 डिग्री बन रहा होता है। तो इस केस में हम कहते हैं कि cos 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सेम इज द केस फॉर द सिंपल पेंडुलम के केस में अगर आप बात करते हैं टेंशन द स्ट्रिंग है, सपोज कर लें कि मेरे पास एक पेंडुलम है और पेंडुलम कुछ इस तरह से कि ये सपोज कर लें मीन पोजीशन के ऊपर है, आप इसको किसी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ले गए हैं। तो अगर आप बात करते हैं इस पेंडुलम के केस में टेंशन द स्ट्रिंग की, तो यहाँ पे टेंशन द स्ट्रिंग टुवर्ड द दिस डायरेक्शन है। और यहाँ पे देखें अगर आप इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वो आपका इस पॉइंट के ऊपर होता है। तो एंगल यहाँ पे भी आपके पास क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो चूंकि एंगल 90 डिग्री बन गया तो इस केस में भी आपका फोर्स क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। सो इसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स के केस में भी वो आपका वर्डन क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट्स आपने बड़े इंपॉर्टेंट है याद रखने, पास पेपर में इससे रेलेवेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। अब आ जाए कि हमारे पास सपोज कर लें कि क्वेश्चन कुछ और इस तरह से आ गया कि लेट से आपके पास क्वेश्चन इस तरह से है कि फोर्स की वैल्यू हमारे पास है लेट से 6i प्लस
2J। और इसी तरह से अगर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर फॉर्म में गिवन हो, वो आपको कहा जाए 2I प्लस 2J है। आपसे कहते हैं वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए जैसे आपका वर्डन आपने कैलकुलेट करते हैं, तो वर्डन हमारे पास फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जो आई डॉट आई होता है या जे डॉट जे होता है या के डॉट के है, अगर मैं सिमिलर यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका आंसर 1 आता है। इसी तरह से आई को मैं जे से मल्टीप्लाई करता हूँ, या जे को मैं आई से मल्टीप्लाई करता हूँ, या फिर के को मैं आई से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो उसका आंसर 0 आएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये हमारे स्केलर प्रोडक्ट की मेन बात आ जाती है। सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा 6I प्लस क्या बनेगा 2J। डॉट प्रोडक्ट लेना आपने किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, वो है 2I प्लस क्या बनेगा 2J। तो आपको पता है कि जब हम बात कर रहे थे आई डॉट आई की, तो अगर मैं आई को आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा, अगर आई को जे से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0। इस तरह से जे को मैं अगर आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका आंसर 0, लेकिन जे का जे से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 1 आएगा। तो ये बनेगा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 6 2 बनेगा 12 प्लस 2 2 4। दिस इम्प्लाइज दैट वर्क इज इक्वल टू कितना बनेगा 16 जूल आ जाएगा। तो ये हमारे पास वर्क की वैल्यू आ गई। ये आपने क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करने हैं, तो याद रखना है कि जब वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तो तब आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ याद रखनी है जब आप बात करते हैं वर्डन के केस की, तो वर्डन इन मूविंग कार, ये आपने थोड़ी बात को समझना है कि मूविंग कार के केस में जो हमारे पास वर्क परफॉर्म होता है वो वर्क किस तरह से होगा। देखिए पहला केस आपके पास इस तरह से है, सपोज कर ले मैं डिस्कस करता हूँ कि अगर एक्सलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, इट मीन्स कि जो आपकी एनर्जी फोर्स प्रोवाइड करती है वो जो फोर्स है इट इज़ ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन। यानी इंजन की फोर्स आपके पास क्या है, वो ग्रेटर है। इसका मतलब इस केस में W इज इक्वल टू ये बन जाएगा F एनर्जी इनटू आपके पास क्या बनेगा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो आपके पास इसका मतलब ये है कि जो फोर्स इंजन प्रोवाइड किया जा रहा है वो ग्रेटर है फ्रिक्शनल फोर्स से। एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे जो कार है वो जो मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव किया जा रहा है, तो एक्सेलरेशन आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। अगर सेकंड केस आपने याद रखना है वो क्या है, तो इस तरह से हो जाए कि फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शन है वो ग्रेटर हो जाए किससे, फोर्स ऑफ द एनर्जी से, तो तब उस केस में आपने डिस्कस करना है फोर्स फ्रिक्शन इनटू आपके पास क्या बनेगा डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं आएगा बल्कि एक्सेलरेशन क्या बनेगा नेगेटिव, जिसे आप रिटार्डेशन का नाम देते थे या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम देते थे। थर्ड केस में ये कि अगर हमारे पास फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन वो बराबर हो जाए फोर्स ऑफ द इंजन के यानी एनर्जी के, तो उस केस में आपका वर्क क्या हो जाता है 0। मैं नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, तो उस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या बनेगी 0 बन जाएगी। तो ये अगर सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो ये आपको याद होना चाहिए, इसकी तरह से आपने इसको सर्च करना है। ठीक, अब आज हमारे पास इसकी कांस्टेंट फोर्स की बात हो रही थी अभी तक, तो कांस्टेंट फोर्स का अगर मैं ग्राफ को प्लॉट करता हूँ तो ग्राफ आपके पास क्या बनेगा, अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि वाई एक्सिस के ऊपर मेरे पास फोर्स है, एक्स एक्सिस के ऊपर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, लेट दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द फोर्स। तो जो ग्राफ आपका बनता है कांस्टेंट फोर्स के केस में इट इज़ पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट और ये स्ट्रेट लाइन होता है। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे अगर आपसे कहता है कि वर्क कैलकुलेट करते हैं तो वर्क जो होगा दिस विल बी इज इक्वल टू एरिया अंडर दी एफ डी ग्राफ। आप एफ डी ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर ले तो वो बेसिकली आपका क्या बन जाएगा, ये एरिया के वर्क के बराबर आपको दे देगा। अभी तक जितनी भी बातें हम कर रहे थे वो सारे की सारी बातें थी किस चीज़ की, कांस्टेंट फोर्स की।
अब हम बात करते हैं कि लेट्स से अगर हमारे पास हो जाए कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो, फोर्स अब कांस्टेंट नहीं है बल्कि जो फोर्स हमारे पास आ गई वो आपका क्या बन जाता है, वेरिएबल फोर्स है। ठीक है। अच्छा, अब वेरिएबल फोर्स के केस में याद रखें कि जब आपने इसके केस में बात करती है तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, जब आपका वेरिएबल फोर्स होती है उस केस में जब आपने वर्डन कैलकुलेट करना होता है, या वेरिएबल फोर्स हम किसे कहते हैं, इसका मतलब ये है कि फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू सेम, वो थ्रू आउट आपके पास फोर्स सेम नहीं होती। मीन्स देखिए ना, अगर आप बात करते हैं सपोज कर लें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो उसका जो ताल्लुक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के स्क्वायर के साथ। जिस तरह आप डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं तो इसका मतलब है फोर्स की वैल्यू कम होती जाती है। ऐसे ही अगर आप बात करते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट्स के केस में रिस्टोरिंग फोर्स की बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के। आप एक्स बढ़ाते हैं तो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती है। इसका मतलब है कि ये आपका कांस्टेंट नहीं हो जाता है। इन दिस केस आपने फिर याद रखना है कि इसमें आपने फोर्स को पहला स्टेप ये होता है कि फोर्स को कांस्टेंट बनाने के लिए, टू मेक फोर्स कांस्टेंट वी डिवाइड the whole path into small patches, ताकि हम स्मॉल छोटे छोटे पैच बना लें और वर्डन आपके पास वहाँ पे अगर कैलकुलेट करना हो तो फिर वह फोर्स कांस्टेंट होनी चाहिए, ताकि आपके ये जो W इज इक्वल एफ डी कॉस थीटा ये फार्मूला लगा सकते हैं। इस केस में मैं फार्मूला लिखता हूँ डायरेक्ट। हमारे पास वर्डन का फार्मूला होता है, ये बनेगा सिग्मा इनटू आपके पास बनेगा एफ आई कॉस थीटा इनटू आई इंटू क्या बन जाएगा, डेल्टा डी इंटू आई बन जाएगा। और आई की वैल्यू 1 से लेके आपके पास कहाँ तक होगी, एन तक होगी। ठीक, इट मीन्स कि यहाँ पे आपने बिल्कुल स्मॉल पैचेस में इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो उसके केस में ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। लिमिट लगा दें कि आपका जो डेल्टा डी है दिस इज नियरली अप्रोचेस टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो, सो ये दिस बराबर होगा टोटल वर्डन के। ठीक है। अच्छा, अब वेरिएबल फोर्स है, सपोज कर ले मैं क्वेश्चन आपसे कर लेता हूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर आप ग्राफ देखेंगे वेरिएबल फोर्स का, तो अगर मैं कहता हूँ कि बेटा आप फाइंड आउट करें, वर्क कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से हमारे पास ये एक ग्राफ गिवन है और ग्राफ सपोज कर लें आसान से मैं ले लेता हूँ, ये ग्राफ गिवन। अब ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है बिकॉज बढ़ रही है, फोर्स की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से बढ़ रही है। अब फोर्स की वैल्यू सपोज कर लें वो यहाँ देता है कि ये 10 है एंड दिस इज द 2। तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो अभी आपने कहा कि वर्डन के केस में हमने कैलकुलेट करना होता है एरिया, सो एरिया ऑफ द किसके बराबर आ जाएगा, ट्राइंगल के बराबर आ जाएगा। सो वर्क इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू बेस की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है, और हाइट की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10 है। तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी इम्प्लाइज दैट ये किसके बराबर होगा, 10 जूल के बराबर होगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, दिस विल बी द वर्डन। ठीक। अच्छा, अब इसी तरह से अगर क्वेश्चन डिफरेंट आ जाता है, ग्राफ के क्वेश्चंस भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं देखें, तो उसके केस में आपने किस तरह से इसको लेके चलना है उसको ज़रा ध्यान में रखना। अब एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहाँ पे। सपोज कर ले मैं एक क्वेश्चन वेरिएबल फोर्स का दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर क्वेश्चन आ गया इस तरह से कि हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर फोर्स है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा डिस्प्लेसमेंट है, लेट दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारे पास फोर्स है। ग्राफ कुछ इस तरह से है कि वो वेरिएबल है, यानी ग्राफ हमारे पास सपोज कर लें कि ये ग्राफ बन गया। अब ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है बल्कि वेरिएबल फोर्स है। वैल्यू आपको देता है 0 2 इस तरह से 4 है और इस तरह से 6 है, और यहाँ पे आपको वैल्यू देता है लेट से 5 है, और यहाँ पे सपोज कर लें वैल्यू दे रहा है 10 की। तो आपसे पूछता है MCQ अगर आ जाता है, वो आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर वर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको सपोज कर देता है कि 80 जूल है। ऑप्शन नंबर बी आपको देता है सपोज कर लें कि कहता है लेस
देन 30 जूल है। इसी तरह से चार्ली ऑप्शन आपको देता है, लेट्स से इट इज़ मोर देन 30 जूल है, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है, लेट्स से नन ऑफ दिस। अब ये वेरिएबल फोर्स है, ग्राफ आपने देख लिया इसका, आपने वर्डन कैलकुलेट करना है। तो देखिए वर्डन कैलकुलेट करने के लिए तो आपको तो एरिया चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह से अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये एक शेप ट्राइंगल की नहीं बन रही। मैं अपने आसानी के लिए क्या करता हूँ कि यहाँ से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ताकि मेरे पास शेप एक रेगुलर शेप आ जाए। तो अब ज़रा देखें, आप इसका एरिया कैलकुलेट कर लें तो ये बेसिकली किसके बराबर होगा, वर्डन के बराबर आ जाएगा। सो अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे, वर्क विल बी इक्वल्स टू, ये मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ज़रा ध्यान में रखनी है, मैं समझाता हूँ एंड में। एरिया आपके पास क्या बनेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपलाइज्ड दैट ये बनेगा 1/2। बेस कितना बन रहा है इसका 6, और जो हाइट बन रही है अगर आप देखेंगे तो हाइट उसकी क्या बन रही है 10 बन रही है। तो ये बनेगा 2 और ये बनेगा 5। तो ये आपका वर्क इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 जूल के बराबर आ गया। देखें हमने जो यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, ये जो हमारे पास ये वाला एरिया है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये हमारे पास ये वाला जो एरिया, ये तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। अच्छा अभी जो लाइन आपने ड्रॉ की है, मैं इस लाइन की बात करता हूँ, दिस लाइन इज अपर टू द ग्राफ। इसका मतलब ये एरिया तो आपकी वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है। तो हमारा एक्स्ट्रा एरिया होने की वजह से आपका आंसर क्या आ रहा है, 30 जूल आ रहा है। लेकिन जो हमारा एरिया है, जो हमारे पास ग्राफ का एरिया है, उस ग्राफ का एरिया तो ये मौजूद है। इसका मतलब है दिस इज द ग्राफ एरिया, ठीक है। इसका मतलब है कि आंसर हमारे पास 30 जूल नहीं हो सकता। एरिया तो हमारे पास लेस आ रहा है, इस अपर लाइन की वजह से एक्स्ट्रा आ रहा था, इसलिए आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, लेस देन 30 जूल बन जाएगा। वो जो लाइन हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ की थी, वो तो इसलिए ड्रॉ की थी ताकि आपके पास क्या हो जाए, तो ताकि आपको एरिया को कैलकुलेट करने में आसानी हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे आपका लेस देन 30 जूल आ जाएगा आंसर, ठीक हो गया। अच्छा ये अब इस तरह से आपके वेरिएबल फोर्स के केस में जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में आ जाती बात। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है वर्डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, या ग्रेविटेशनल फील्ड की हम बात कर लेते हैं। इस केस में ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में वर्डन क्या होगा वो अब आपने देखना है, वो आपने कैलकुलेट करना है। चलें सबसे पहली बात कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड बेसिकली क्या है, इट इज द एरिया अराउंड द अर्थ where it exerts gravitational force on any other objects। किसी भी चीज़ के ऊपर ज़मीन फोर्स लगाती है तो उसको हम कहते हैं ये क्या है, आपका ग्रेविटेशनल फील्ड बन जाता है। तो अगर मैं इसको ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकाल लूँ तो वहाँ पे इसके ऊपर फोर्स नहीं लग सकती। इसका मतलब है कि वहाँ पे ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती। दो चीज़ें यहाँ पे हैं बेटे, एक आपका आ जाता है कंजर्वेटिव फोर्स, और सेकेंड आपके पास आ जाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। एक आ जाता है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा आपके पास क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स बेसिकली क्या है, आप कुछ पॉइंट्स में लिखता हूँ यहाँ पे याद रखनी है।
पहला पॉइंट आपके पास ये है कि कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन की अगर बात करें किसी भी क्लोज्ड पाथ की, तो क्लोज्ड पाथ में वर्क डन आपका क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। जब आप यहाँ बात करेंगे कि आपका इसका मतलब है कि इसके केस में अगर मैं बात करता हूँ तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में अगर मैं क्लोज्ड पाथ ले लेता हूँ तो क्लोज्ड पाथ वर्क डन नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। अच्छा, सेकेंड पॉइंट इसके अंदर याद रखना है कि यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि जो वर्क होगा कंजर्वेटिव फोर्स में, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। जो सा मर्जी पाथ को फॉलो कर लें, तमाम के केस में वर्डन आपके पास क्या हो जाएगा, वो सेम रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। जो एक पाथ से वर्डन का आंसर आ रहा है वो दूसरे पाथ से भी आ रहा होगा। लेकिन यहाँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो यहाँ पे हम लिखूंगा वर्डन इज डिपेंडेंट ऑन पाथ फॉलोड। ठीक है, वह डिपेंड करेगा किसके ऊपर, पाथ फॉलो के ऊपर। फिर थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, मैं क्लोज पाथ की बात कर रहा हूँ बेटा, देखें कि अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स के केस में बात कर रहा हूँ तो इट इज़ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो, एंड चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या बनेगा, ज़ीरो। लेकिन इसमें शर्त ये है कि यहाँ पे जो पाथ होगा वो कौन सा होना चाहिए, क्लोज पाथ होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पॉइंट ये वाला लिखता हूँ तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, और यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल है। अगर आप पंजाब के टेक्स्ट बुक देखेंगे या केपीके की टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसके साइड बुक्स के ऊपर कुछ आपको गिवन होगा। एक ये आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक कंजर्वेटिव फील्ड यानी ग्रेविटेशनल फील्ड की बात की जा रही है। तो इस तरह से इलास्टिक स्प्रिंग फोर्सेस है, तो इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स भी आपके पास क्या बन जाता है, कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल आ जाती है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करता हूँ तो इसमें आपको पता है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग है, वो एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में आ जाता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इस तरह से ड्रैग फोर्स है तो वो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आ जाती है। इस तरह से रॉकेट प्रपोल्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स है, यानी ये सारी के सारी आपके पास क्या बन जाती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी आपके पास एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल में आ जाती है। एक ही क्वेश्चन से हम ये बात को डिस्कस करता हूँ, एक ही क्वेश्चन से हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स के केस में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपने किस तरह करना है। तो सपोज कर लें, अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और आपसे कहता ये है कि मेरे पास दो पॉइंट्स है, लेट्स से एक ए पॉइंट है और ये पॉइंट आपके पास क्या है, बी पॉइंट है। पहला बात आपके पास कुछ इस तरह से है कि आप यहाँ ए पॉइंट से इस पॉइंट तक गए और फिर आप इस तक चले गए, यानी एक बात आपका ये हो गया, दिस इज द फर्स्ट बात। और इसको आप कह दें कि ये इसके अगेंस्ट जो वर्क डन हो रहा है इसको आप कहते हैं W1 हो रहा है। एक और बात आपने चूज़ किया वो ये था कि आप ए पॉइंट से सपोज कर लें यहाँ ऐसे आपने मूव किया और इस पॉइंट को आप कह दें कि ये सेकंड पाथ है, इसके अगेंस्ट जो वर्डन हो रहा है उसको आप W2 कह दें। थर्ड एक और पाथ आपने लिया, ए से आप बी पे चले गए इस पाथ के थ्रू, और उसका जो वर्डन हो रहा है इस पाथ के थ्रू वो W3 कह दें। और ऑप्शन आपको पास क्या देता है, वो देता है W1 इज इक्वल्स टू W2 इज इक्वल्स टू W3, बीटा ऑप्शन इज W1 is greater than W2 is greater than W3, and the Charlie option is W1 is less than W2 is less than W3, and delta option is let's हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, नन है। तो देखिए ना, अभी हमने कहा कि चूंकि ये आपके पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की एग्जांपल हो रही है, तो इसका मतलब भी क्या हुआ कि यहाँ पे कौन सी फील्ड आ जाती है, कंजर्वेटिव फील्ड। तो कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड आपके पास, तो हमारे पास क्या होता है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ
पाथ फॉलोड। ठीक है, तो चलो भाई यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, अल्फा। तो वर्डन इंडिपेंडेंट होता है, तो ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू वर्ड अल्फा ऑप्शन। इसी तरह से क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन ये है, मैं कहता हूँ कि 5 ब्रिक्स आपके पास है। चले मैं ये पोटेंशियल एनर्जी के केस में करवा देता हूँ ये, लेकिन चले मैं यहीं पर करवा कि 5 ब्रिक्स हैं ऑफ सेम mass and the thickness, ठीक है, are present, how much work should be required for staking on one another। और ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, सपोज कर लें ऑप्शन देते हैं आपके पास, लेट्स से 10 mgh, बीटा ऑप्शन आपके पास है 5 mgh, चार्ली ऑप्शन इज 6 mgh एंड डेल्टा ऑप्शन इज 8 mgh। ये आपको ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहा है। देखिए इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। नंबर 1, आप इसके ऊपर लगा रहे ट्रिक नंबर 1, जो हमारे पास शॉर्टकट मेथड होता है आप वो लगा सकते हैं। इसके ऊपर फार्मूला लगाएं इसके ऊपर कि W इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 इंटू mgh डिवाइडेड बाय 2। n इज द नंबर ऑफ द ब्रिक्स, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारे पास कितनी है, 5 है, तो 5 माइनस 1 इंटू mgh आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या बनेगा 2। सो W इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 4, 4 5 आर 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 और साथ में क्या बनेगा mgh, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है वर्डन किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 10 mgh। एक तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट फार्मूले वाइज से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या बनेगी, अल्फा ऑप्शन। देखिए सेकंड जो आपका ट्रिक है, ट्रिक नंबर 2, वो आप अगर कहीं पे शॉर्टकट आपका फार्मूला भूल जाता है तो आपने इस तरह से याद रखना है कि आपने उल्टी मैं लिख देता हूँ, उल्टी गिनती को स्टार्ट करना है, नहीं पहले को छोड़कर उल्टी गिनती आपने करनी है। देखिए ना टोटल कितने हैं, 5 है, तो 5 को छोड़ दें, ठीक है, उससे उल्टी गिनती करनी है आपने। क्या आती, 4, फिर 3, फिर आपके पास क्या बनेगा 2 और फिर क्या बनेगा 1, और इसको ब्रैकेट में लिख के इसके साथ mgh को मल्टीप्लाई कर दें और सारे वैल्यूज़ को आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, सिंपलाइज दैट ये बनेगा 10 mgh। तो पहला जो नंबर गिवन होगा उसको छोड़ के बाकी उल्टी गिनती आपने स्टार्ट करनी है, उन सारे को आपने ऐड कर देना है, तो आंसर तब भी आपके पास वही आएगा जो कि आपके शॉर्टकट के फार्मूले से प्रोवाइड हो रहा था। अब आते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा इसका आर्टिकल होता है वो है पावर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल आ जाता है वो है पावर। पावर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज पावर। ठीक, और अगर हम पावर की बात करते हैं तो फार्मूला अगर मैं लिखता हूँ तो पावर इज इक्वल टू होता है W/T एंड दिस इज द फार्मूला फॉर द एवरेज पावर। ठीक है, और यहाँ पे इसी के लिहाज से अगर मैं बात करता हूँ यूनिट्स के लिहाज से तो जूल पर सेकेंड इसकी यूनिट बन जाएगी और दिस इज इक्वल टू वाट, वाट के बराबर हो जाएगा। तो सपोज कर ले कि मैं बात करता हूँ CGS सिस्टम में, तो CGS सिस्टम में
जो हमारे पास इसका फॉर्मूला बना, दिस इज इक्वल टू वर्ड बनेगा अर्ज पर सेकेंड, तो ये इसकी यूनिट बन जाएगी। और थर्ड इसका पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो पावर हमारे पास होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, कोई इसकी डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है। अच्छा, इसी लिहाज से अगर मैं ग्राफ की बात करता हूँ कि सपोज कर लें कि मेरे पास लेट से ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो ग्राफ की अगर बात करूँ तो बनेगा एक्स एक्सिस और ये बन जाएगा वाई एक्सिस। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्डन और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइम, तो अगर मैं स्लोप की बात करता हूँ तो स्लोप बराबर होगा वर्क ओवर टाइम के। स्लोप बेसिकली आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा पावर की। यानी डब्ल्यू का ग्राफ आप कैलकुलेट कर लें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये वह पावर के कैलकुलेट करके लिखें तो पावर के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, देखिए हमारे पास W इज इक्वल टू क्या था, पावर इज इक्वल टू हमारे पास था W डिवाइडेड बाई टी। तो अगर मैं इसके लिहाज से यूनिट्स को बनाना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ इसको कुछ इस तरह से कि जूल पर सेकंड भी हो सकती है, जूल पर मिनट भी हो सकती है, या फिर आप इसको लिख सकते जूल पर डे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसके डिफरेंट बन जाते हैं एक्सप्रेशंस के लिहाज से, तो वो आपने याद रखना। जूल पर सेकंड, अगर टाइम सेकंड में लेते हैं, मिनट में लेते हैं तो जूल पर मिनट, और अगर डे में लेते हैं तो फिर आपका क्या बनेगा, जूल पर डे बन जाएगा। एक इम्पोर्टेंट बात जो कन्वर्जन के लिहाज से याद रखनी है, वो याद रखनी है, नोट कर लीजिएगा इसको, कि जो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है दिस इज इक्वल टू 746 वॉट के बराबर होता है। इसी तरह से क्वेश्चन भी रिसेंटली पास पेपर में अगर देखें क्वेश्चन आया हुआ है कि 1000 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू, बस सिंपल क्या करते हैं आप दोनों तरफ को मल्टीप्लाई कर देना किससे, 1000 से। तो आपका राइट साइड पे 746 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें किससे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या बन जाएगा, सिंपलाइज दैट यानी का 1000 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746, यानी इसको लिख सकते हैं आप 746 इंटू 10 की पावर 3 में लिख सकते हैं, इसको 10 की पावर 3 की फॉर्म में लिख लें, ये वॉट आ जाएगा। इस तरह से डेसिमल को आप शिफ्ट कर दें यहाँ पे, तो मैं क्या कहूँगा 7.46 इंटू 10 की पावर 5 वॉट। तो 1000 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, ये आ जाएगा 7.46 इंटू 10 की पावर 5 वॉट के। ठीक है। तो दूसरी बात याद रखनी है, मैं लिख देता हूँ, वो कुछ इस तरह से नोट कर लीजिएगा इसको बेटे, कि 1 किलो वॉट आर जो होता है दिस इज इक्वल्स टू 3.6 मेगा जूल के, इसके बराबर होता है। ठीक है। इसी तरह से आपने खुद करना है ये, मैं बात करूँ 1 मेगा वॉट आर की, 1 मेगा वॉट आर की, तो वो किसके बराबर होगा, तो वो लिख सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3.6 इंटू 10 की पावर 9 जूल के बराबर होता है। ठीक है। तो पेपर में मेगा हार्ट आवर के लिहाज से भी सवाल आया हुआ है, 2024 के पास पेपर एमडी कैट में देखेंगे तो वो 1 किलो वॉट आवर भी सवाल आया हुआ है। ठीक है। तो ये आपने इस तरह से इसको याद रखना है। अब आ जाए हमारे पास पावर्स के डिफरेंट फार्मूले किस लिहाज से बन जाते हैं, रिलेशन कैसे बन जाते हैं, वो आपने याद रखने हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पावर, और फार्मूला P इज इक्वल टू क्या होता है इसका, W डिवाइडेड बाई टी। अब इसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट रिलेशंस किस तरह से बन जाते हैं, और आपने कब रिलेशन कब कहाँ कैसे यूज़ करना है, कौन सा रिलेशन यूज़ करना है, वो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाएगा। देखें हमारे, अगर मैं वर्क को पुट करता हूँ काइनेटिक एनर्जी के बराबर, तो इसका मतलब है पावर इज इक्वल टू क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ, सपोज कर लें कि वर्क को मैं पुट करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, तो बनेगा W इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। इसी तरह से अगर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता, फर्दर रिलेशन बनाना चाहूँ, तो P इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 2 एम वी स्केयर डिवाइडेड बाई टी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि P इज इक्वल टू एम वी स्केयर डिवाइडेड बाई टी, ये फार्मूला बन जाएगा। इस तरह से अगर मैं इसको
तो मैं इसका रिलेशन भी लिख सकता हूँ कि P इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh के, तो ये बनेगा डिवाइडेड बाई टी के। ठीक है, इसी तरह से भी फार्मूला डिस्कस किया कि W बराबर होता है किसके, F डॉट डी के। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि पावर इज इक्वल्स टू, ये बनेगा F डॉट डी डिवाइडेड बाई टी। ये एक और रिलेशन मेरे पास आ जाता है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि बनेगा एफ डी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई टी के। इस तरह से अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, हमारे पास P इज इक्वल्स टू क्या था, F डॉट टी डिवाइडेड बाई टी। सही है, और अगर मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ इस तरह, दिस इज इक्वल्स टू एम ए इंटू डी डिवाइडेड बाई टी। तो ये डिफरेंट रिलेशंस हैं, वो आपने यहाँ पे याद रखने। ठीक, अच्छा कुछ रिलेशंस और भी हैं वो आपने याद रखने हैं बेटे। सपोज कर लें कि क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, अब इनमें से कोई रिलेशन ना बनता हो, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। देखिए आपको ये पता है कि पावर एक और भी होता है जिसको आप कहते हैं P इज इक्वल्स टू एफ डॉट वी। ये फॉर्मूला ही पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू पावर। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि पावर इज इक्वल्स टू एफ इंटू वी। ठीक, अच्छा अब ये जो रिलेशन है ना, जरा इक्वेशन का वन का नाम दे दें। आपको ये भी पता है कि मुझे पता है कि बेटे फोर्स जो बराबर होता है, नहीं टॉर्क इज इक्वल्स टू, अगर मैं फोर्स को टॉर्क के साथ कंपेयर करूं, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ एंड फोर्स इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, टॉर्क डिवाइडेड बाय आर। ये हो गया। अच्छा इसी तरह से अगर आप ये देखते हैं कि मैं जो v लिख रहा हूँ, उस v को भी तो आप लिख सकते हैं। v को हम किस तरह लिख सकते हैं कि v था आर ओमेगा। अब ये दो वैल्यूज़ को आप पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 1, दिस इम्प्लाइज दैट, क्या बनेगा, ये बनेगा इज इक्वल्स टू, फोर्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, टॉर्क डिवाइडेड बाय आर, और v की जगह क्या पुट करूँगा, आर ओमेगा। आर आर से कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ये बनेगा क्या, पावर इज इक्वल्स टू टॉर्क इनटू क्या बनेगा, ओमेगा। अब ये एक और फार्मूला आ गया, ठीक है, ये फार्मूला आप कब लगा सकते हैं, इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, किस चीज़ का फार्मूला है, ये रोटेशनल पावर। यानी जब आपको टॉर्क गिवन हो और साथ में एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो, तो उस केस में आप फार्मूला ये लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एक और रिलेशन बन जाता है पावर का। इस तरह से प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास के साथ आर्टिकल लिंक करता है, इसके कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने कहा कि देखिए अगर मैं सपोज कर लें कि क्वेश्चन आ जाता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछता है स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम। देखिए इसका मतलब है कि ये पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है, और वाई एक्सिस के ऊपर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है। आपका ग्राफ सपोज कर लें कि ये ग्राफ आ गया, तो देखिए स्लोप कैलकुलेट करना है, तो स्लोप कैलकुलेट कर लें आप। स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू वाई या डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होता है। ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये किसके बराबर होता है, पावर के। तो ये एक एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है कि अगर आप स्लोप काइनेटिक एनर्जी और टाइम के लिहाज से है, तो फिर आपने बताना है कि किसके बराबर आपका ये क्वेश्चन होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो आपसे कहता है टू बॉडीज हैविंग a same energy, then which of the following is correct। ठीक है, और ऑप्शन आपको देता है, लेट्स से द फर्स्ट ऑप्शन इज P1 is equals to P2, P1 is greater than P2, और थर्ड आपको देता है P2 is greater than P1 एंड डेल्टा ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। देखिए अब सोल्यूशन क्या होगा, इसके सॉल्व करना है आपने। आपको पता है कि पावर का फार्मूला होता है W डिवाइडेड बाई टी, इधर भी आप लिख लें W डिवाइडेड बाई टी,
क्योंकि दो पावर्स के वन है तो उसको P1 कर दें, इसको P2 कर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ना सेम एनर्जी, इट मीन्स कि जो W1 है सेम एनर्जी क्या इंडिकेट है, ये इंडिकेट करता है कि W1 और W2 ये बराबर है वर्क एनर्जी, और ये आप टाइम T1 कर दें इसको, और ये आप कर दें टाइम T2 कर दें, ठीक है। W सेम हो गया। अब ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नंबर, अगर मेरे पास जो टाइम दोनों का है वो सेम हो जाए, T1 T2 बराबर हो जाए, W तो वैसे ही सेम है, इस केस में P1 और P2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसमें अगर आप देखते हैं वो क्या है कि अगर मैं कहता हूँ कि T1 जो है वो ग्रेटर है T2 से, यानी T1 ग्रेटर हो गया T2 से, तो इसका मतलब इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, लेस। इट मीन्स कि P1 जो होगा वो लेस होगा किससे, P2 से। थर्ड केस में आप कर लें कि लेट्स इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, दिस इम्प्लाइज दैट अब ये ग्रेटर हो गया तो ये लेस हो जाएगा। इसका मतलब है कि P2 जो होगा वो लेस हो जाएगा किससे, P1 से। इसका मतलब है ऑल ऑफ दिस ऑप्शन आर पॉसिबल, इट मीन्स कि करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा ऑप्शन। तो ये आपके पावर्स के रेलेवेंट अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इस तरह से आपसे बड़े आसान आसान क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि अगर वो कहता है कि सपोज कर लें वो आपसे कहता कुछ इस तरह से डाटा के फॉर्म में क्वेश्चन दे दे, उसको आपने सॉल्व कर। मैं मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ कि एक पर्सन है और वो मैस कैरी कर रहा है, 15 kg का मैस कैरी कर रहा है वो, ठीक है। और जिस वो लेके जा रहा है उसकी जो हाइट है वो आपका 10 मीटर, नहीं इस मैस को ऊपर कैरी कर रहा है 10 मीटर का हाइट में, और उसको आपको सपोज कर ले देता है 15 मिनट्स प्रोवाइड करता है। आपसे कहता है क्या है कि आप वर्क सॉरी पावर को आपने कैलकुलेट करना है। देखिए ना, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, W/T, और वो किसके बराबर होता है, mgh/T के। तो बेटा मैस कितना मुझे गिवन है, 15 kg है, लिख लें 15, जी की वैल्यू ये 15 है, जी की वैल्यू आप यूज़ कर लें आप 10, हाइट कितनी है 10 है, और टाइम कितना गिवन है 15 मिनट। तो 15 मिनट को आप सेकंड में चेंज करेंगे तो 15 × 60 क्या बनेगा, सेकंड्स। अब ये 15 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से एक आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास, सिंपलाइज रेडी बनेगा 5 वाट, ठीक। तो दिस विल बी द आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आप बनाते जाएं, नंबर आते जाएंगे। अब आपकी प्रैक्टिस है कि आप उसको किस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं एक आसान सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ पावर से रिलेवेंट, या एक छोटा सा क्वेश्चन मैं एफिशिएंसी के लिहाज से पूछ लेता हूँ तो भी आपका ठीक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये है, MCQ अगर आपसे पूछा था कि अ कार ऑफ मैस, a car of mass m has an engine that can deliver power P, what will be the minimum time minimum टाइम आपको टी पूछ रहे हैं आपसे, टेकन बाय द कार टू अटेन वेलोसिटी v।
और ऑप्शन आपको देता है, फर्स्ट ऑप्शन आपको देता है mv² डिवाइडेड बाय 2, ये फर्स्ट ऑप्शन होगी। सेकेंड ऑप्शन आपको देता है p डिवाइडेड बाय mv। चार्ली ऑप्शन आपको देता है p डिवाइडेड बाय p। और डेल्टा है 2p डिवाइडेड बाय mv²। अब इसको आपने सॉल्व करना, देखें a car of mass m has an engine that can deliver the power p, what will be the minimum time taken by the car to attain the velocity। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। आपको पता है कि होता है हमारे पास पावर, दिस इज इक्वल्स टू w बाई टी के बराबर होता है। यहाँ से टालें आप, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, w डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, p बन जाएगा। ठीक है। और वर्क में चूंकि मूविंग बॉडी है तो काइनेटिक एनर्जी पुट